हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी जो एलटी का पार्ट 1 है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोल लो या पैडागोगी बोल लो, उसकी सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत हम अपनी यूनिट 1 देख रहे थे और यूनिट 1 में हमने पिछली बार जो दार्शनिक देखे थे, प्लूटो देख लिया था। अब जो हमारे पास हमारे सिलेबस में दूसरे दार्शनिक दिए वो दे रखे थे, रूसो दे रखे हैं। तो आज हम देखते हैं रूसो के बारे में देखेंगे, उनके जीवन पर आज हम रूसो पूरा खत्म कर देंगे और रूसो के बाद हम अगले नेक्स्ट दार्शनिक होंगे उनको कल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा समय खराब न करते हुए। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन परिचय देख लेते हैं रूसो का, क्योंकि मैं आपको क्या बताया है, हमें अगर किसी भी दार्शनिक के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें उसके जीवन परिचय के बारे में समझना पड़ेगा। वो कहाँ रहता था, किन परिस्थितियों में रहता था, क्योंकि उन परिस्थितियों के अनुसार ही उसका क्या बनेगा, दर्शन बनेगा। वो जैसी परिस्थितियों में रहेगा उसी प्रकार का उसका दर्शन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूसो का जन्म कहाँ हुआ था और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ किन किन परिस्थितियों में रहा था। तो देखिए, जो रूसो का जन्म हुआ था वो 28 जून 1712 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 28 जून को हुआ था। ठीक है, आपको ये वैसे ध्यान नहीं रखना, बस आपको डेट ध्यान नहीं रखनी, आपको ईयर ध्यान रखना है और जगह का नाम रखना है। ठीक है, कहाँ हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब देखिए, जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, आइजैक। ठीक है, क्या था इनका नाम, आइजैक। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम था, आइजैक। जो क्या थे, घड़ी साज का काम, घड़ी साज अर्थात क्या हो गया, जो घड़ियों को ठीक करते हैं। ठीक है, होता है। अब देखिए, इनकी माता का नाम मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। अगर दोस्तों आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जिस समय रूसो का जन्म हुआ उसी समय उसकी माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिस समय इनकी माता मतलब जिस समय रूसो का जन्म हुआ उस समय रूसो की माता की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, जो रूसो का असली नाम है या पूरा नाम हो क्या है, जीन जैक्स रूसो। कई बार पूछा गया कि रूसो का पूरा नाम क्या था, तो क्या था, जीन जैक्स रूसो था। और रूसो की मृत्यु कहाँ हुई थी, 1778 ईस्वी में हुई और कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब देखिए, हम थोड़ा समझ लेते हैं जो रूसो था वो किस प्रकार से रहा। तो हम अगर थोड़ा उसका जीवन परिचय मैंने लिख के लाए नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर आप थोड़ा समझ ले, क्योंकि अगर आप उसके जीवन परिचय जीवन को समझ जाएंगे तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा वो किस प्रकार का था। अब देखो, जो रूसो था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूसो की माता का मृत्यु कब होगी थी, जब रूसो का जन्म हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये रूसो था ये 10 वर्ष तक कहाँ रहा, अपना पिता के साथ ही रहा। अब इसके जो पिता थे वो थोड़ा क्या थे, मतलब आप कह लीजिए बुरे व्यक्ति थे। क्या थे वो, एक बुरे व्यक्ति थे, है ना। तो उनके पिता थे, उन्होंने रूसो को अपने दुर्व्यसनों का साथी बना लिया। दुर्व्यसनों का साथी बना लिया अर्थात जैसे वो मदिरा पान करते या शराब का पीते तो रूसो को पिलाने लगे अपने साथ बैठ के। वे चोरी वगैरह का काम भी करते तो रूसो भी चोरी वगैरह सीख गया। तो 10 वर्ष तक वो अपने पिता के साथ रहा और इन सारे बुरे कामों को सीख गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अपने पिता को छोड़कर भाग गया, यानी 10 वर्ष के बाद अपने पिता को छोड़कर भाग गया। और 14 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है, 14 वर्ष की अल्पायु में वो क्या करने लगा, एक जगह, ठीक है, क्या करने लगा, संगत राज, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसे संगत राज बोला जाता था, यानी खुदाई का काम करने लगा। ठीक है, वो क्या करने लगे, खुदाई का काम करने लगे, खदानों में खुदाई का काम करने लगे 14 वर्ष की आयु में। अब जो उसका नियोक्ता था, यानी जिसने उसे खुदाई के काम पर लगाया, वो क्या था, उसके साथ बहुत ही पशुवत व्यवहार करता था। कैसे व्यवहार करता था, उसके साथ बहुत ही पशुवत व्यवहार करता था, यानी वो रूसों को इंसान न मानकर एक पशु मानता था। उसे क्या देता था, केवल पेट भरने के लिए ही खाना देता था और उसको क्या करता था, परिश्रम करवाता था, उससे पशुवत परिश्रम करवाता था। जैसे क्या होता है, हम कुछ क्या करवाते हैं, हम जैसे घोड़े खच्चर इत्यादि से काम करवाते हैं और उन्हें केवल खाने के लिए देते हैं। तो उसी तरह जो रूसों का नियोक्ता था, जो जिसने उसे खुदाई के काम पर लगाया, वो उससे कठोर परिश्रम करवाता था और उसे केवल क्या देता था, खाने के लिए ही देता था, थोड़ा बहुत। अब यहाँ रहते रहते जब उसको क्या होता है, उसको बहुत अधिक काम करना पड़ रहा था और उसको खाने के लिए भी कम मिल रहा था, तो यहाँ रहकर रहते रहते रूसो क्या हो गया, कुछ बुराइयां भी उसमें आ गई। क्या आ गई, रूसो के अंदर कुछ बुराइयां भी आ गई। अब बुराइयां कैसी आ गई, रूसो क्या सीख गया, रूसो यहाँ रहकर चोरी करना भी सीख गया, है ना। थोड़ा बहुत तो अपने पिताजी के साथ ही सीख चुका था, लेकिन यहाँ चोरी करने में एकदम पारंगत बन गया और साथ ही साथ वो क्या बोलने लग गया, झूठ भी बोलने लग गया। तो ये बुराइयां उसके अंदर आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ कुछ समय तक रहा, तो फिर यहाँ से भागकर वो कहाँ चला गया, फ्रांस चला गया। और फ्रांस में क्या करने लग गया, आवारागर्दी ही बोल सकते हैं आप, है ना, इधर उधर भटकने लगा, है ना। उसके अपने भविष्य के संबंध में कोई चिंता नहीं थी, वो कभी इधर रहता कभी उधर रहता। ठीक है, मतलब भटकता ही रहता था। अब देखिए, यही, ठीक है,
तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। यानी जो रूसो था वो अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजर चुका था, अनेक कठिनाइयों से गुजर चुका, उसने अनेक प्रकार के लोग देख लिए और मतलब जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो इनके फलस्वरूप ही क्या होगा, उसका जो दर्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो व्यक्तियों को बुरा मानेगा, है ना, एकदम बुरा भी नहीं मानेगा लेकिन बुरा मानेगा, क्योंकि व्यक्ति क्या दिख रहे हैं, उसको लालची दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे देखते हैं यहाँ से आगे। चलिए अब देखिए, हम देख लेते हैं रूसो की पुस्तक। वैसे रूसो का दर्शन बहुत कुछ है, लेकिन जो हम उसका सामान्य जीवन परिचय थे वो समझ चुके थे। अब ये झलक हमें कहाँ देखने में मिलेगी, उसके दर्शन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखिए पुस्तकें, जो पहला दार्शनिक कार्य क्या था रूसो ने, जो पहला दार्शनिक कार्य क्या था वो क्या कहता है, निबंध प्रतियोगिता थी। ठीक है, उसने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसे क्या बोलते थे, ए डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड द आर्ट। इसका जो निबंध था, ठीक, इसका जो पूरा टॉपिक था वो हैज द रिवाइवल ऑफ द साइंस एंड द आर्ट हेल्प टू प्योरीफाई और टू करप्ट मोरल। ठीक है, यानी जो ये कहना चाहते हैं, यानी विज्ञान और क्या है, जो कला है, क्या उसने इंसान को शुद्ध किया है या उसको और अधिक क्या बनाया है, करप्ट बनाया है। ठीक है, तो इस पर क्या हुई थी कि निबंध प्रतियोगिता हुई थी, निबंध प्रतियोगिता हुई थी। तो इस निबंध प्रतियोगिता में कहाँ हुई थी ये निबंध प्रतियोगिता, फ्रांस में ही हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब हुआ ऐसा था कि 1749 में क्या था, जो रूसो था वो एक न्यूज पेपर पढ़ रहा था, तो वहां उस न्यूज पेपर में उसको ये टॉपिक मिला और बोला कि भाई इस पे निबंध लिखो, और जो निबंध लिखेगा और जो जीतेगा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा, है ना। तो वो पैसों के लालच में उसने क्या करा, निबंध लिखा। उससे ऐसा कोई लिखने का शौक नहीं था या पढ़ने का शौक नहीं था, उसने केवल क्या पढ़ा, पैसों के लालच में ये निबंध लिखा। अब देखिए क्या हुआ, जब उसने निबंध लिखा तो ये निबंध को पहला प्राइज मिला, और जो उसने उसमें विचार लिखे थे वो बहुत ही क्रांतिकारी विचार लिखे थे। अब देखो आपको पता लग गया होगा, रूसो इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन उसने इतने क्रांतिकारी विचार कहाँ से लिख दिए, क्योंकि वो समाज में रहा, उसने समाज की बुराइयों को निकट से देखा कि समाज में क्या क्या हो रहा है, तो उसी के फलस्वरूप उसने जो वास्तविक जीवन में अनुभव किया वही चीजें उसने वहां लिख दिया। अब देखिए उसने इसमें कहा क्या था। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया निबंध का टॉपिक। इस प्रतियोगिता में अब क्या हुआ, इस प्रतियोगिता में रूसो ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसने अपने निबंध में मौलिक और सनसनीखेज विचार प्रकट करते हुए लिखा। अब देखो क्या लिखा था उसने, विज्ञान तथा कला की तथाकथित प्रगति ही सभ्यता का ह्रास है। वो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं और हम क्या होते जा रहे हैं, वो कला की प्रगति करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सभ्यता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब उसने ऐसा क्यों कहा, उसने देखा कि भाई जो मानव जब वो खुदाई कर रहा था, तो खुदाई क्या कर रहा होगा, लोहे से मतलब कुछ भी चीज की खुदाई कर रहा होगा, जिसका उपयोग हम विज्ञान के द्वारा उसका उपयोग हम वस्तुएं बनाने में कर रहे हैं, यानी विज्ञान की प्रगति हुई। तो विज्ञान की प्रगति हुई तो मनुष्य ने अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि विज्ञान के द्वारा क्या हो रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं और उन चीजों को द्वारा वो बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए रूसों के साथ कैसा व्यवहार किया, पशुवत व्यवहार किया। तो इसलिए उसने क्या बोला कि सभ्यता का ह्रास हो रहा है, नैतिकता का विनाश हो रहा है और चरित्र का पतन हो रहा है। ये सब उसको अनुभव मिले, कहाँ से मिले, उसके अपने जीवन से अनुभव मिले। जैसे कि मैंने बताया, जब वो वहां काम करता था उसके साथ पशुवत व्यवहार कराया जाता था, उससे दिन भर काम कराया, तो उसने देखा भाई हाँ यहाँ से मैं लोहा तो निकाल रहा हूँ, इस लोहे की चीजें बन रही है, लेकिन फायदा कौन कमा रहा है, वो कमा रहा है जो खुदाई करवा रहा है मेरे से। और कौन कमा रहा है, वो फैक्ट्री मालिक कमा रहा है, जो लाखों मजदूरों से वहां काम करवा रहा है दिन रात। उस समय ऐसे काम होता था, 24 घंटे काम करवाया जाता था, पैसे भी नहीं दिए जाते, हफ्तों के 7 दिन काम होता था, है ना। संडे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी तो बहुत बाद में आया। तो उसने देखा कि भाई लाभ कौन कमा रहा है, केवल कुछ व्यक्ति ही कमा रहे हैं और बाकी व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि कला तथा विज्ञान की तथाकथित प्रगति ही सभ्यता का ह्रास है, नैतिकता का विनाश है और चरित्र का पतन है। ये सब उसने अपने जीवन में अनुभव किया, वही चीजें लिखा। और उसका निबंध लिखने का मकसद केवल क्या था, कुछ पैसे कमाना था, ताकि थोड़ा बहुत और आवारागर्दी कर सके। तो देखिए ये होता है शिक्षित होने में और अनुभवों द्वारा सीखने में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ चीजें पढ़कर सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जब आप परिस्थितियों में रहोगे तो वहां से आपके अंदर नेचुरली ज्ञान प्रकट होता है। चलिए अब देखते हैं हम उसकी दूसरी रचना जो उसने काम किया था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड द फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है ना, ये निबंध था, ये दूसरा उसने जो काम किया था, दूसरा भी उसने निबंध लिखा था। ठीक है, क्या किया था उसने, दूसरा भी निबंध लिखा था। क्या था, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जो समाज में असमानता फैल रही है उस असमानता का क्या कारण है। तो इसमें भी उसने क्या किया था, निबंध लिखा था। अब जो तीसरी पुस्तक थी उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। ठीक है, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, आपके लिए तो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन जो हमारे पास के पॉलिटी के स्टूडेंट है उन पॉलिटी के स्टूडेंट के लिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी है, ये रूसो ने लिखी है। अगली पुस्तक है इसका
लॉ नॉवल हेलॉइड, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इसकी पुस्तक है। आपके लिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यहाँ, क्योंकि हमें शिक्षा दर्शन पढ़ना है रूसो का, तो सबसे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसकी कौन सी है, एमाइल है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो उसकी बाकी सारी ही किताबें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमें अपनी शिक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है तो उसके लिए एमाइल एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट किताब है। अभी इंपॉर्टेंट किताब क्यों है, क्योंकि इसमें रूसो के शिक्षा संबंधी विचार बताए गए। अगर मैं बताऊं, ये जो एमाइल है, ये एमाइल कौन था, एक लड़का था। ये एमाइल कौन था, एक लड़का था। इसने, ये एक नोवेल है इसका, इस नोवेल के जरिए इसने बताया है कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, बालक किस प्रकार के वातावरण में रहेंगे। यहाँ पर क्या है, जो इस नोवेल के किरदार है वो एक लड़का है एमाइल, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसके मतलब जो ये आपका नोवेल, इसके जरिए रूसो बताता है कि हमें बालक को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, समाज के लिए बालक को किस प्रकार का काम करना चाहिए। तो जो उसके शिक्षा संबंधित विचार है वो कौन से पुस्तक में, उसके एमाइल में है। और देखिए यहाँ पर उसने लड़के के जरिए समझाया है। रूसो एक बात और कहता है, वो शिक्षा का महत्व लड़कों के लिए ज्यादा बताता है, लड़कियों के लिए कम बताता है, ठीक है। ऐसा बात हमें उसकी जो पुस्तक एमाइल है उससे पता लगता है। वो क्या बताता है, लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिक महत्व बताता है, लड़कों के लिए सॉरी, क्या लड़कियों के लिए शिक्षा का कम महत्व बताता है, लड़कों के लिए शिक्षा का अधिक महत्व बताता है। कौन बताता है ऐसा, रूसो बताता है, ठीक है। और एक एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, और एक आत्मकथा है उसकी, कौन सी है, कॉन्फ्रेंस। ये भी आपको याद रखनी, जो आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी पुस्तकें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें शैक्षिक दर्शन उसका देखना है। चलो अब हम थोड़ा रूसो का दर्शन समझ लेते हैं। रूसो को दर्शन को समझ लेंगे तो उस दर्शन की झलक हमें उसके रूसो के शैक्षिक दर्शन में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखिए क्या कहता है रूसो को दर्शन। रूसो मुख्यतः प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, है ना। क्या थे रूसो, मुख्यतः प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। देखिए मैंने आपको बताया रूसो क्या कहता है। रूसो कहता है कि जब व्यक्ति प्रकृति में रहता था तो वही उसकी वास्तविक अवस्था थी, वहां उसको स्वतंत्र था। उसको केवल अपने खाने पीने का जो उसकी चीजें थी उसकी पूरक कौन कर, उसकी पूर्ति कौन कर देती थी, प्रकृति कर देती थी। मनुष्य ना तो किसी दूसरे प्राणी पर दबाव बनाता था और ना ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दबाव बनाता था अपने फायदे के लिए। तो इसलिए वो क्या कहता है कि प्रकृति ही सबसे अच्छी थी, ठीक है। अभी देखिए झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में जीवन यापन करता है, ठीक है। ये उसका प्राकृतिक अवस्था का विचार। आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक अवस्था का विचार किसने दिया था, तो किसने दिया था, रूसो ने दिया था। अब रूसो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था होती है, यानी जब प्रारंभ में, यानी जब मनुष्य जंगल में रहता था तो क्या था, मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था और अपना जीवन यापन करता था। और वहां क्या था, वो स्वतंत्र था, संतुष्ट था, स्वस्थ था और निर्भय था। अब ये विचार कहाँ से निकले उसके, देखो जब रूसो था तो पहले अपने पिताजी के नियंत्रण में रहा, फिर वो कहाँ गया, खुदाई करने के लिए गया तो वहां दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में रहा, ठीक है। तो वहां उसने देखा क्या करे, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। अब संतुष्ट भाई, जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता छीनता, क्या वो व्यक्ति संतुष्ट होगा, नहीं। उस व्यक्ति की संतुष्टता कभी भी नहीं होगी। व्यक्ति क्या हो गया, लालची हो चुका, उसको क्या चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अधिक से अधिक सुख संपत्ति चाहिए, तो वो संतुष्ट नहीं है ना। अब स्वस्थ भी नहीं है, क्योंकि भाई मनुष्य हर समय पैसे के बारे में सोच रहा है, उसका अपने स्वास्थ्य को ख्याल नहीं है, तो वो क्या है, स्वस्थ भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि प्रकृति को से दूर आ गया। अब उसको पैसे कमाने की चिंता है, बाकी चीजों की चिंता है, तो वो स्वस्थ भी नहीं रह पा रहा है और निर्भय भी नहीं रह पा रहा है। देखिए जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो वो तो शोषण के भय से डरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे का शोषण कर रहा है उसको भी भय है, भाई जो मैंने पैसे कमाए कहीं कोई चोर न ले, है ना, या जो मैंने इनके ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित की है, दूसरे व्यक्तियों को अपना दास या गुलाम बनाया है, कहीं कल के दिन वो मेरे विरुद्ध विद्रोह न कर दे। यानी उनके अंदर भी भय है कहीं ना कहीं, जिसने दूसरे को गुलाम बनाया है, और जो गुलाम बने हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब कब आ रहा है, जब व्यक्ति समाज में रहने लगा। जब व्यक्ति प्रकृति में रहता था उसके अंदर ये कोई भी चीजें नहीं थी। अब देखिए अगली चीज क्या कहता है दोस्तों, प्रकृति अवस्था में ऊंच नीच तेरा मेरा का कोई भेदभाव नहीं था, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती थी। ये बात मैंने आपको समझाती हूँ। क्या कहता है, जब मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था उसको जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो प्रकृति द्वारा पूरी कर दी जाती थी। सभी मनुष्य वहाँ समान थे, अपना खाते पीते थे, जिसको जो काम करना है वो करता था। वहाँ तेरा मेरे का कोई भेदभाव नहीं था, ना ही लालच का था, है ना। जब से मनुष्य हो गया तो ये मेरा मकान है, तेरा मकान, ये मेरी चीजें, वो तेरी चीजें, तो इस प्रकार का कोई भेदभाव कहा नहीं था जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। अब चलिए उसके बाद हम देखते हैं अब मानव स्वभाव के बारे में रूसो क्या बताता है। ठीक है, मनुष्य स्वभाव से अच्छा पैदा होता है परंतु समाज की भ्रष्ट कला के कारण बुरा बन जाता है। अब देखो रूसो क्या मानता है। रूसो का मानना है कि जो मनुष्य है
वो जब पैदा होता है तो एकदम सरल स्वभाव का होता है, उसके लिए सब अपने होते हैं, वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है और समाज के तौर तरीके सीखता है तो वो समाज में क्या सीखता है कि उसको केवल अपना ही फायदा करना है या बाकियों से उसको क्या है मतलब नहीं है। मतलब इस तरीके से क्या होता है, वो समाज में रह रहकर यह सीख जाता है कि उसको केवल अपना ही फायदा देखना है, अन्यों का अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसने कहा? ऐसा रूसो ने कहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, अपना नुकसान भी हो जाए तो कोई नहीं। लेकिन रूसो का क्या मानना था, मनुष्य जैसे जैसे समाज में जाता है वह वहाँ के तौर तरीके सीखकर भ्रष्ट होता जाता है, दूसरों को क्या अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, ठीक है, दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें प्रकृति यानी समाज में रहकर ही सीखता है। चलिए अब देखिए आगे। रूसो ने विवेक की अपेक्षा अंतःकरण को अधिक महत्व दिया है ना। वो क्या कहता है, रूसो कहता है कि अगर आप विवेक से काम लोगे तो आप केवल अपना फायदा देखोगे, दूसरे का अगर कोई नुकसान भी हो रहा हो तो आप उस नुकसान को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि आपका विवेक क्या कहेगा कि भाई मेरा तो अच्छा हो रहा है, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो दूसरे का हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन आप अंतःकरण यानी अगर आप दिल से काम लोगे तो आप अपनी साथ साथ दूसरे का भी अच्छा करने की ही सोचोगे, दूसरे के प्रति भी आपके जो भावना होगी वो अच्छी ही होगी। इसीलिए रूसो क्या कहता है, विवेक की अपेक्षा अंतःकरण को अधिक महत्व देता है। अब देखिए आगे। रूसो ने बुद्धि एवं विज्ञान का विरोध किया तथा इसके स्थान पर सद्भावना और श्रद्धा को स्थान दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धि यानी जब मनुष्य चिंतन करता है तो चिंतन करके वो हमेशा क्या निष्कर्ष निकालता है, ज्यादातर मनुष्य जो भी मनुष्य होता है जब चिंतन करता है तो चिंतन के फलस्वरूप देखता है कि मेरा फायदा कहाँ पर हो रहा है, और वो उसी तरफ जाता है जहां उसका फायदा हो रहा हो, भले दूसरे का कितना भी नुकसान हो रहा हो। ठीक है, दूसरी और विज्ञान का भी उसने विरोध किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्तियों का शोषण हो रहा है। जैसे उसने उसके खुद के साथ हुआ है ना, खादान में काम करने लगा तो खादान में काम करके क्या जिस जिस भी चीज को खुदाई करता होगा तो खुदाई करने वाले का फायदा हो रहा था, वहां से फैक्ट्री में जा रहा था फैक्ट्री मालिक का फायदा हो रहा था। शोषण किसका हो रहा था? जो वहां काम कर रहे थे। तो इसलिए उसने विज्ञान को भी उचित महत्व नहीं दिया, विज्ञान को भी उसने स्थान नहीं दिया। उसके स्थान पर सद्भावना यानी दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना और श्रद्धा यानी भगवान में विश्वास रखने को उसने क्या दिया है, अपना स्थान दिया है। अब चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। रूसो के अनुसार बुद्धि भयानक है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है, विज्ञान विनाशक है क्योंकि वह विश्वास को नष्ट करता है। ये बातें मैंने अभी आपको समझाई। अब हम चलते हैं रूसो के शिक्षा संबंधित विचार यानी रूसो शिक्षा के बारे में क्या क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब देखो, रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना बताया है। निर्वासित प्रकृति का क्या हो यहाँ पे, निर्वासित प्रकृति का अर्थ यानी जब मनुष्य कहाँ रहता था, प्रकृति की गोद में रहता था। अब मनुष्य ने वो प्रकृति की गोद में रहना छोड़ दिया और कृत्रिम जीवन बनाकर यानी कृत्रिम घर बनाकर दूसरे पर नियंत्रण करना, ये सारी चीजें सीख रहे हैं। यानी रूसो क्या कहते हैं, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य वो है जो मनुष्य की मूल प्रकृति यानी जब वो कहाँ रहता था, स्वतंत्र अवस्था में रहता था, उस स्वतंत्र अवस्था की स्थापना करना है। अब देखिए, एमिल ग्रंथ में उसके विचारों के कारण उन्हें प्रगतिवादी शिक्षा का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगतिवादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो प्रगतिवादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, रूसो को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने एमिल में अपने जो विचार लिखे थे उन विचारों के कारण रूसो को प्रगतिवादी शिक्षा का जनक माना जाता है। उसने विचार क्या लिखे थे, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। उसने, ठीक है, वहां वर्तमान समय में जितनी प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाएं थी उसका उसने क्या किया, विरोध किया है ना। उसने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब उसने विरोध क्यों किया? क्योंकि उसका मानना था, ठीक है, कि तत्कालीन शिक्षा यानी उस समय में जो शिक्षा चल रही थी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जिसके पास ना तो प्राकृतिक स्वाधीनता है, ठीक है, वो कहता है कि वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रही ना तो जिसके पास क्या है, स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है, पूर्ण नागरिक भी नहीं है, ठीक है, पूर्ण नागरिक भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में पूर्ण नागरिकता भी नहीं मिलती थी। भाई राजा जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे मार दे, ठीक है। तो वो इसीलिए क्या करता था, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उनका विरोध करता था। इसीलिए उसको क्या कहा गया है, प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसे प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक कहा गया, तो किसे कहा गया है, रूसो को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने उस समय चलित जितनी भी धारणाएं थी उन धारणाओं का विरोध किया, ठीक है। उसने क्या कहा, भाई ये शिक्षा तो बेकार की शिक्षा है ना, इसके द्वारा ना तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही बन पा रही है और ना ही क्या हो रहा है, व्यक्ति पूर्ण नागरिक बन पा रहा है, ना ही वो
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ पा रहा है। ये सब किसने कहा था? रूसो ने कहा था। इसलिए रूसो को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। चलो आगे। रूसो ने कहा बालक को बालक रहने दो। रूसो ने क्या कहा? बालक को बालक रहने दो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि भाई बालक को आप क्या कर रहे हो? मार पीट कर सिखा रहे हो, उसको आप ना तो नागरिक बना रहे हो, उसकी स्वतंत्रता भी छीन रहे हो, है ना। आप उसको स्कूल में बैठा कर उसकी स्वतंत्रता भी छीन रहे हो, उसको बोल रहा पड़ फलाना पड़, ये चीजें कर वैसी चीजें कर। तो यानी व्यक्ति की क्या हो रही है? बच्चे की स्वतंत्रता भी छीन गई। तो इसलिए रूसो ने क्या कहा? बालक को बालक ही रहने दो। आप उसे क्या करो? अपने समाज के भ्रष्ट प्रपंचों द्वारा उस बालक को भी भ्रष्ट बनाने की कोशिश ना करो। ऐसे किसका कहना था? रूसो का कहना था। ठीक है। अब उसने क्या किया? उपदेश देना ही शिक्षा नहीं। उसने क्या करा? आप बालक को उपदेश देते जा रहे हो, उसके दिमाग में अपनी बातें घुसाते जा रहे हो, तो ये कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा बालक कहाँ सीखता है? जब वो प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहता है, तो वहां अनुभवों द्वारा वो क्या करता है? शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसा किसका मानना था? रूसो का मानना था। रूसो ने ऐसी शिक्षण विधियों का समर्थन किया जो मनुष्य की आंतरिक प्रकृति को समझकर उसको वैभवशाली बनाए। तो रूसो ने क्या कहा? हमें बालक को कृत्रिम वातावरण में नहीं रहने देना है, वहां उसको बैठ कर पढ़ाना नहीं है, उसके ज्ञान, उसके दिमाग में अपनी बातें ही ठूसते जानी है, बल्कि हमें क्या करना है? बालक को स्वतंत्र प्रकृति में छोड़ दो। बालक जब स्वतंत्र प्रकृति में रहेगा तो उसकी आंतरिक प्रकृतियों का विकास होगा। आंतरिक प्रकृतियों का विकास होगा तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना रूसो का था। ठीक है। अब देखिए उसके बाद और क्या क्या कहता है रूसो। ठीक है। रुचि के विरुद्ध सिखाना बालक के साथ अन्याय है। रुचि के विरुद्ध सिखाना बालक के साथ अन्याय है। अब जैसे कि प्रत्येक दार्शनिक कहता है कि भाई प्रत्येक बालक के अंदर कुछ ना कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, रुचियां होती हैं। उन जन्मजात प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुरूप ही हमें बालक को पढ़ाना चाहिए। अगर हम उन रुचियों से हटकर बालक को अपने अनुसार पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बालक के साथ अन्याय होगा। प्रकृति की ओर लौटने से ही बालक का वास्तविक विकास होगा। ठीक है। तो ये सब आप समझ में आएगा। अब हम देखते हैं। ठीक है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में रूसो ने क्या क्या योगदान दिया और उसने अपना जो दर्शन दिया उस दर्शन में क्या क्या कमियां थी, इन दो चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहली चीज तो क्या है हमारे पास? पहली चीज है हमारे पास, देखिए पहली चीज है हमारे पास, इस तरफ से देखते हैं हम, क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, यानी रूसो को क्या क्या योगदान था। एक तो उसने क्या किया? कठोर अनुशासन का विरोध किया। जैसे कि आपने देख लिया ऊपर, जब मैंने शिक्षा दर्शन पढ़ाया, तो क्या कहता है? स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान देता है। वो प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो वहीं उस बालक का विकास होगा, उसकी अपनी क्षमता विकसित होगी, है ना। तो यानी जो रूसो है वो क्या करता है? कठोर अनुशासन का विरोध करता है। दूसरा क्या करता है? वो बाल केंद्रित शिक्षा विधियों का विकास करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना, वो क्या कहते हैं? जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को छोड़ दो, बच्चा खुद सीखेगा। यानी वो क्या करे? बच्चे को केंद्र में रखा। तो बच्चे को केंद्र में रखा तो विधियां होंगी, जो कैसी विधियां होंगी? बाल केंद्रित ही विधियां होंगी। बच्चे की भावनाओं को महत्व देना, है ना। अभी मैंने बताया जबरदस्ती नहीं पढ़ाना, जो बच्चा बनना चाहता है उसे पढ़ाओ, वही चीजें सिखाओ, है ना। जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था पर बल। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, रूसो ने एक बात क्या कही थी कि जो बालक है ना, वो क्या है? पूर्ण नागरिक भी नहीं बन पा रहा है। अभी बताया था ना मैंने आपको, बालक है जो पूर्ण नागरिक भी नहीं बन पा रहे हैं। तो पूर्ण नागरिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि समाज में क्या है? समाज में राजतंत्र है। राजा क्या चाहता है? जिसे चाहे जब हटा दे, जिसे चाहे जब मार दे, जिसे चाहे, मतलब राजा की मर्जी चलती है। तो इस लोग क्या करते हैं? जनतांत्रिक जो शिक्षा व्यवस्था पर बल देता है। यानी हमें बालक को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो समाज को समझे और अपने जनता के प्रति अपनी जो क्या है उसकी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को समझे। ठीक है। तो इससे वो क्या करता है? जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था पर बल देता है। साथ ही साथ वो क्या करता है? शारीरिक शिक्षा पर बल देता है ना। क्योंकि जब प्रकृति में रहेगा तो भाई स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति का ही, आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा, प्रकृति उसी का साथ देती है जो क्या होता है? अपने को प्रकृति के अनुसार ढाल पा लेते। तो इसलिए जो आपका क्या है? रूसो हो शारीरिक शिक्षा पर भी बल देता है। अगली चीज आती है अनुभव, निरीक्षण, खेल, प्रयोग विधियों के विकास में योगदान। तो ये आप ठीक ही, क्योंकि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता में क्या होगा? शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक की भूमिका कम से कम होगी, क्लासरूम की भूमिका कम से कम होगी। बालक को स्वतंत्र छोड़ दोगे, स्वतंत्र छोड़ोगे तो अपने अनुभवों द्वारा सीखेगा, है ना। वो जिस भी बारे में सीखेगा उसका निरीक्षण करेगा, खेल विधि द्वारा सीखेगा, प्रयोग विधियों द्वारा सीखेगा। यानी जितनी भी बाल केंद्रित विधियां हैं, उन सभी विधियों का विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? रूसो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला देखते हैं हम कमियां। अब देखो उस समय की प्रचलित शिक्षा का व्यवस्था का विरोध किया। जैसे आज मैंने बताया था आपको, है ना, रूसो ने क्या कहा? जो प्रचलित, क्योंकि उसने उस समय की प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया था, इसलिए प्रगतिवादी शिक्षक भी कहलाया था। उसने उस समय प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया था। ये उसकी कमी थी। क्यों?
क्योंकि भाई जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही हो ऐसा नहीं है वो पूरी तरीके से खराब होती, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती है। तो उसने उस समय चल रही जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा, केवल उसकी बुराइयों पर फोकस किया, तो उसका एक ये कमी थी। अभी दूसरा उसने क्या किया, बौद्धिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान का विरोध किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने बोला था विज्ञान और कला क्या कर रही है, मनुष्य का ह्रास कर रही है, मनुष्यता का ह्रास कर रही है, ठीक है, सभ्यता को नष्ट कर रही है। तो यानी वो क्या किया, उसने वैज्ञानिक ज्ञान का भी विरोध किया। वैज्ञानिक ज्ञान का विरोध करना कोई तर्कसंगत बात नहीं थी, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही मनुष्य आज इस राह पर खड़ा है कि उसकी जीवन प्रत्याशा 60 से बढ़कर 80 से बढ़कर 100 हो गई। जहां पहले मनुष्य की औसत उम्र 30 होती थी, अब कहाँ होगी, 60 70 80 तो हो ही गई लगभग, है ना। अनेक सुख सुविधाओं का उसने क्या कर लिया है, विज्ञान के जरिए उसने अपने जीवन को क्या बना लिया, आसान बना लिया है। ठीक है, अब देखो, बालक को प्रकृति के आड़ में अत्यधिक स्वतंत्रता, है ना। वो क्या कहता है, बालक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई बालक है, बालक जब किशोर अवस्था में आता है तो उसके अंदर अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां होती है। जरूरी नहीं कि वो सही रास्ते पर ही जाए, ये भी हो सकता है वो गलत रास्ते पर चले जाए। देखिए, जैसे आप स्वयं रूसो को देख सकते हैं, रूसो भी तो स्वतंत्र रहा, वो न कभी विद्यालय गया, लेकिन उसने क्या पकड़ी थी, गलत राह पकड़ी थी ना। चोरी करना सीख गया था, नशा करना सीख गया था, आवारागर्दी करना सीख गया था, है ना। तो यहाँ से भी आपको पता लगता है, यानी आप बालक को पूर्ण स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बालक के अंदर कई तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। उन प्रवृत्तियों को हमें देखना होता है कि कौन सी प्रवृत्ति सही है, कौन सी प्रवृत्ति गलत है। तो वो क्या करते हैं, प्रकृति के आड़ में बालक को अत्यंत स्वतंत्रता देने की बात करता है, जो क्या थी उसकी कमी थी। वो शिक्षक और पुस्तक का पूर्णतः विरोध करता है। जैसे मैंने बताया, वो बोलता शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, खुला छोड़ दो, वहां सीखेगा, पुस्तक का ज्ञान नहीं ठूसना है ना। यानी बालक को आप क्या बोलते हैं, आप ज्ञान नहीं ठूसना है उसके मन में, वो स्वयं से सीखेगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, उसकी कमी होगी। ऐसी विधियों का समर्थन करता है जिससे बालकों को ज्ञान सीखने में बहुत, अब देखो बोलते हैं कि अनुभव द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना। तो ये जो बालक केंद्रित विधियां होती हैं, इनमें बालक सीखता तो है, लेकिन उसको सीखने में बहुत अधिक समय लगता है ना। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर अध्यापक बालक को सिखाए तो जो गलतियां हमने की थी वो गलतियां बालक नहीं करेगा, और वो अधिक जल्दी से जल्दी उन चीजों को सीख पाएगा। तो ये सारा था दोस्तों हमारे पास, किसके बारे में था, ये सारा था हमारे पास रूसो के बारे में। हम रूसो के बारे में सारा का सारा अध्ययन कर चुके हैं, रूसो का जीवन परिचय देख चुके हैं, उसकी पुस्तकें देख चुके हैं, है ना। और उसकी मतलब जो भी उसका सिद्धांत था वो देख चुके हैं, शिक्षा से संबंधित विचार देख चुके हैं, उसका शिक्षा में योगदान और कमियां देख चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी समझ में जो ये रूसो मैंने पढ़ाया आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और अब हम जो हमारे नेक्स्ट दार्शनिक होंगे या जो नेक्स्ट फिलोसोफर होंगे उनको हम कल देखेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।